So let's start. We have seen in previous class what unit vector. Quickly, I'll give you the recap. What is unit vector? Unit vector is defined for a given vector. मतलब कोई एक वेक्टर होगा, उसका यूनिट वेक्टर हम जनरली बोलते हैं. जैसे कि मान लीजिए कि ये एक ए वेक्टर को रिप्रेजेंट किया जा रहा है ग्राफिकली इस तरीके से, और अगर इसको इसकी लेंथ थोड़ी देर के लिए मान लें कि ये द लेंथ इज 10 मीटर है ना, ये 10 मीटर है, तो a vector is representing 10 meter in this direction. So what should be the unit vector for it? तो आपको क्या करना होता है, इसको 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, यानी कि यूनिट वेक्टर का मतलब है यूनिट. तो यूनिट कैसे बनेगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये यहाँ पर. तो ये जो हर एक हिस्सा आ रहा है, हर एक हिस्सा कितने का है? 1 मीटर का. तो यूनिट का मतलब ही होता है 1. तो कोई सा भी ऐसा वेक्टर जिसका क्या हो, मैग्नीट्यूड हो 1 हो, जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, और जिसकी डायरेक्शन किधर दिख रही है, अगर इसको देखूं, यहां पर देखूं, तो डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में ए वेक्टर था उसी डायरेक्शन के होंगे. ठीक है. तो कोई सा भी ये पार्ट, हर एक पार्ट कितनी लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है? 1 मीटर को. डायरेक्शन किस डायरेक्शन के अंदर है? ए वेक्टर के अलोंग है. तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ यूनिट वेक्टर? यूनिट वेक्टर is that vector of a given vector whose magnitude is always 1 and its direction will be in the same direction of that given vector. तो हम इसको कैसे लिखेंगे? 1 second में, just 1 second. हाँ भाई, देखिए यहाँ पर what is unit vector? So unit vector of any given vector let a vector is defined as that vector whose magnitude is 1 बोले तो यूनिट, and whose direction is same as of that given vector, that is along a vector. So if a vector is any given vector, then its unit vector is defined या given and represented by a cap, and it will be a cap is equals to vector upon magnitude of vector. That's how we measure the unit vector. So unit vector, in terms of wording, unit vector is equals to given vector upon magnitude of vector. ठीक है. So that's how we define. अब आगे बढ़ते हैं, और ये चीज हमने कल भी देख ली थी थोड़ा सा, लेकिन क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज है इसलिए फिर से मैंने इसको एक रिकैप दिया है अच्छे से, ढंग से, प्रॉपरली. और इसके बाद का लिंक इसी से ही है, जो भी है. हम नेक्स्ट जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है टाइप, नेक्स्ट टाइप, लास्ट टाइप जो हम करेंगे वो रहेगा ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स. सो ऑर्थोगोनल unit vectors. So let's discuss about these orthogonal unit vectors.
सो व्हाट आर ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स? ऑर्थोगोनल, सबसे पहले इस वर्ड का मीनिंग आप लोगों के माइंड में बिल्कुल एब्सोल्युटली क्लियर होना चाहिए। ऑर्थोगोनल मींस विच आर परपेंडिकुलर, ठीक है। ऑर्थोगोनल कहीं पे भी आ जाए, नॉर्मल वर्ड कहीं पे भी आ जाए, परपेंडिकुलर वर्ड कहीं पे भी आ जाए, सबका मतलब कि कोई दो चीजें एक दूसरे के साथ 90 डिग्री पर हैं। इन सबका मतलब क्या है? कोई भी दो चीजें एक दूसरे से कितने एंगल पे होनी चाहिए? 90 डिग्री पर। तो ऑर्थोगोनल उसी चीज के। तो ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स का मतलब ऐसे वेक्टर्स जो एक दूसरे के साथ 90 डिग्री पर हो। अब एक दूसरे के साथ 90 डिग्री पर रहने वाली चीजें बोलते ही माइंड में आपके स्ट्राइक होना चाहिए कोऑर्डिनेट सिस्टम, कि कौन सी कोई जो दो चीजें जो हमेशा 90 डिग्री पर रहती हो। तो हमें पता है 2D कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम। सो 2D कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स वाई, जिसके अंदर टू लेंस या किसी भी टू फिजिकल क्वांटिटी का इन्वॉल्वमेंट होगा, एक एक्स एक्सिस होगी और एक वाई एक्सिस होगी जनरली। और 3D का मतलब जिसके अंदर 3 डायमेंशन का इन्वॉल्वमेंट हो, जनरली लेंथ के हिसाब से इसको बोल दिया जाता है। तो लेंथ ब्रेथ हाइट होगी। सो 3D सिस्टम हो गया हमारे पास। तो 3D सिस्टम हो गया, इसका मतलब 3D सिस्टम के अलोंग कितने यूनिट वेक्टर्स पॉसिबल होंगे? 3 सिस्टम्स पॉसिबल हो जाएंगे, एक अलोंग एक्स एक्सिस, एक अलोंग वाई एक्सिस, एक अलोंग जेड एक्सिस। ठीक, तो हम बोलते हैं कि ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स आर डिफाइंड फॉर 3D वेक्टर्स, sorry, for 3D coordinate system which are constituted by x axis, y axis and z axis, ठीक है। एंड along x axis, मान लीजिए कोई सी भी ये x मीटर डिस्टेंस दे दिया आपको, ये x, तो अब आपको फिर से x मान लीजिए, फिर से वही माइंड में क्या मानेंगे? 10 मीटर। तो इसका यूनिट वेक्टर क्या होना चाहिए? 10 इक्वल पार्ट। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे लिखा हुआ होगा 0, यहाँ पे लिखा होगा 1, ये लिखा होगा 2, ये लिखा होगा 3, 4, कुछ भी जो भी लिख रखा है यहाँ पर आपने, ठीक है, 5, और मान लीजिए 6 है तो इसको 6 ही मान लेते हैं हम, 6 मीटर। तो इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा? 6 मीटर को 6 से डिवाइड करो तभी तो आंसर 1 आएगा। यानी कि ये वाला, ये जो लेंथ है, जो 1 की लेंथ है, किसी ने अगर 20 ले भी रखा और 20 का गया तो भी हमें मतलब 1 से ही है, ठीक है। जितनी लेंथ 1 की होगी, ठीक है, उससे हमें मतलब है। तो अगर ये x सेंटीमीटर है तो x से ही डिवाइड करना है आपको, x वेक्टर अपॉन x। तो x डायरेक्शन के अलोंग होने मिलने वाले वेक्टर को बोला जाता है यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर along x axis is given by I cap। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? सो फर्स्ट, यूनिट वेक्टर along x axis is represented by the symbol I, और I के ऊपर कैप। कहीं पे भी कैप लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है? कि वो एक यूनिट वेक्टर है, वेक्टर क्वांटिटी है, मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, लेकिन यूनिट होने के कारण मैग्नीट्यूड हमेशा 1 होगा, दैट्स कंपलसरी, ठीक है। दैट मींस यहां पर आई कैप का मैग्नीट्यूड 1 एंड डायरेक्शन अलोंग एक्स एक्सिस। ये इसका मीनिंग आपके माइंड में घूमना चाहिए, ठीक है। आई कैप का क्या मतलब हुआ? कि मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप शुड बी 1 एंड डायरेक्शन शुड बी अलोंग एक्स एक्सिस। इसी तरह से आपसे पूछा जाए यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस, तो उसको हमने सिंबल दे रखा है साहब वाई, सॉरी जे कैप। वाई एक्सिस के अलोंग हमने क्या बोल रखा है? जे कैप। तो ये वाला हो गया वेक्टर। तो अब मैं यहाँ पे ये कहानी हटा देता हूं ताकि केवल इसके अंदर 10 चीजें ना दिखती रहे आपको। ये x, ये आपका हो गया आई कैप, है ना, यहीं पे 1 होगा एक तरह से। अगर ये 0 है तो ये 1 होगा, ध्यान रखना है आपको। इसी तरह से ये आपका हो गया यहां से यहां तक का जे कैप, तो यही लिख देता हूं डायरेक्ट जे कैप। और इसी तरह से के कैप होगा अलोंग जेड एक्सिस, के कैप। सो यूनिट वेक्टर along z axis is represented by k, स्मॉल k है ना, छोटा वाला k कैप, ठीक है, k कैप। अच्छा, ये कौन सी बाय डिफॉल्ट, ये कौन सी एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं?
जो भी कुछ लिख रखा है हमने ये पॉजिटिव वालों को, ठीक है। इसी तरह से नेगेटिव डाउनवर्ड के लिए होगा तो क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है। मैं एक लिख करके यहाँ बता देता हूँ, ठीक। फोर्थ, यूनिट वेक्टर along negative x axis will be represented by माइनस का आई कैप, ठीक है, माइनस आई कैप, ठीक है। 1 सेकेंड भाई, चलिए भाई देखिए। सो आई एम गोना रब दिस। तो अच्छा, अब ऑर्थोगोनल क्यों बोल रहे हैं इनको, ये भी समझ लीजिए आप यहाँ पर। तो ये तो हमें समझ में आ गया कि एक्स एक्सिस के अलोंग अगर हमें डायरेक्शन बतानी है तो एक्चुअल मीनिंग क्या है, मतलब एक्चुअल यूज क्या है, why we are going to use the I cap, J cap, K cap। तो बहुत बार क्या क्वेश्चन होता है कि कार इज मूविंग अलोंग द एक्स एक्सिस बाय 10 मीटर पर सेकेंड, तो उसकी डायरेक्शन को बताने के लिए आई कैप है। तो एक्चुअल मीनिंग अगर मैं बोलूं कि आई कैप का क्या है, सो व्हाट इट रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन, इट रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस या डायरेक्शन अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है। इसी तरह से अगर जे कैप होगा तो ये किसको बता रहा है कि कोई सी भी चीज मूव किसको कर रही है, इट रिप्रेजेंट डायरेक्शन अलोंग वाई एक्सिस। क्योंकि बार बार हम ये नहीं बोलेंगे ना कि कार इज मूविंग 10 मीटर पर सेकेंड इन वाई डायरेक्शन, तो इन वाई डायरेक्शन को बोलने की जगह उसको कैसे लिखा जाएगा, v इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड जे कैप। किसी ने कहा कि नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ मूव कर रही है तो इसको v1 बोल देंगे, इसको v2 बोल देंगे 5 मीटर पर सेकेंड से, तो 5 मीटर पर सेकेंड माइनस आई कैप। तो आई कैप, जे कैप, के कैप, व्हाट दे रिप्रेजेंट, दे रिप्रेजेंट द डायरेक्शंस ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम, सिंपल। देन ठीक है, क्यों, क्योंकि अगर इनका कोई कहेगा कि सर ये अगर डायरेक्शन है तो और आप इसको वेक्टर भी बोल रहे हो, तो एक मैग्नीट्यूड दे रखा है, इसका भी तो फिर कुछ होगा मैग्नीट्यूड, तो कुछ है तो सही, हमने बोल तो रखा है। देखो यहाँ पर अगर मैं 10 मीटर पर सेकेंड, ये तो इसका 10 हो गया, और जे कैप का खुद का मैग्नीट्यूड ले लूं तो कोई सा भी कैप हो उसका आंसर तो 1 ही आता है, तो आंसर 10 ही रहेगा, यानी कि इसके मैग्नीट्यूड से वैल्यूज पर फर्क नहीं पड़ेगा। तो आई कैप, जे कैप, के कैप का काम क्या है कि जब भी हम रेफरेंस कोऑर्डिनेट सिस्टम लेकर के स्टडी करते हैं, उनके अंदर डायरेक्शंस को रिप्रेजेंट करने का काम कौन कर रहे हैं, आई कैप, जे कैप, के कैप। और सिंस दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, आई कैप, जे कैप एंड के कैप, सिंस आई कैप, J cap, K cap are representing the directions of x axis, y axis and z axis respectively. Therefore and also they are perpendicular to each other, ठीक है। आई कैप, जे कैप, के कैप, ये शॉर्ट में। Therefore they all three together called orthogonal triad, orthogonal triad। TRIED होता है या TRID होता है, मैं कंफ्यूज हो गया, कोई बात नहीं, समझ जाओगे ना। ट्राइड, तीन का कॉम्बिनेशन, ठीक है, ऑर्थोगोनल ट्राइड। और ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स, मतलब ये आपको टर्म्स लिखी भी दिखेंगी कहीं ना कहीं पे बुक्स में या कहीं पे क्वेश्चंस में। सो ऑर्थोगोनल ट्राइड भी इन्हीं को बोलते हैं, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर भी इन्हीं को बोलते हैं, और ऑर्थोगोनल ट्राइड ऑफ यूनिट वेक्टर्स भी कंबाइंडली इन्हीं को बोलते हैं, ठीक है सर। सो आप लोगों को ये चीज का ध्यान रखना है कि
TRIAD है ना, TRIAD. Okay, good. So orthogonal triad. So ध्यान रखना है साहब इसका आपको I cap, J cap, K cap आर कंबाइनली कॉल्ड ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर. अब ये चीज हो चुकी है. अब आज के बाद से हमेशा अब हम इसी तरीके से काम कर रहे होंगे. F is equals to some force is given by 10 I cap plus 2 J cap. इसका मतलब फोर्स का कुछ पोर्शन 10 I cap की तरफ लग रहा है, यानी कि प्लस y में लग रहा है, कुछ हिस्सा इधर लग रहा है ना. एक फोर्स ऐसा है जो दो फोर्सेस के कॉम्बिनेशन से मिलकर के बना है. इसको अगर मैं F1 बोल दूं और इसको F2 बोल दूं, तो ये दो फोर्सेस के कॉम्बिनेशन का इफेक्ट दे रहा है, जिसमें एक फोर्स को माना जा सकता है कि एक्स एक्सिस के अलोंग इतना लग रहा होता है और एक वाई एक्सिस के अलोंग इतना लग रहा होता. तो इनका नेट इफेक्ट जो बता रहा है वो एफ वेक्टर है, वो किधर जा रहा होता. तो इस तरीके से हमें अब समझना पड़ेगा. और ये यहां से होते ही ये 12th तक 100% इंपॉर्टेंट हो जाती है. अब जिनके ये कॉन्सेप्ट ढीले होंगे या लूज होंगे, उनको 12th तक और पूरी 11th या 12th या फिजिक्स में आपको दिक्कत आती रहेगी. ठीक है. और सबसे मेन चीज कि आप अगर नीट, जेई और इस तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वहां तो आनी. दूसरी चीज, इस चैप्टर से जो मैं पढ़ा रहा हूं 100% एक क्वेश्चन, मिनिमम एक क्वेश्चन नीट और जेई में आता है. सिंपल चीज है लेकिन एक क्वेश्चन यहां से आता है. तो इसलिए इसको बिल्कुल अच्छे से समझ लेना. जितना ये कॉन्सेप्ट आपका अच्छा होगा उतनी फिजिक्स आपकी स्ट्रांग होगी. ठीक है. सो मैं इसको रब करता हूं. यहां तक पहली चीज बता दीजिए. किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए और कितनों को प्रॉपर्ली समझ में आ गया. तो देखिए यहां पर जब हमने ऑर्थोगोनल बोले, वो आई कैप किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एक्स एक्सिस को, एक्स एक्सिस के किसी वेक्टर को. सो आई कैप रिप्रेजेंटिंग any vector along x axis, any vector along x axis. ठीक है. let x vector, तो आप इसको लिखोगे कैसे? I cap is equals to जो भी x के along है वो और अपॉन उसका मैग्नीट्यूड. सिमिलरली j cap represents any vector along y axis. ठीक है. let y vector y, तो y वेक्टर कैसे लिखा जाएगा? इसका यूनिट वेक्टर y कैप ना लिख करके इसको क्या लिखेंगे? j कैप. ध्यान रखना इसका, इतना सा बस आपको. बाकी सब में तो वही लेटर्स होके वही रहते हैं. इनमें i कैप, j कैप, k कैप ही चलेंगे. और ये k कैप रिप्रेजेंटिंग लेट, अगर z वेक्टर है कोई तो k कैप को क्या लिखोगे? वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ. ये इस तरीके से. ठीक. और सभी का मैग्नीट्यूड कंपलसरी 1 ही रहेगा. मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप इज इक्वल्स टू जे कैप इज इक्वल्स टू के कैप. इट विल बी इक्वल्स टू 1. ठीक है. यहां तक मेरे हिसाब से अब समझ में आ गई होगी आप लोगों को पूरी कहानी. और अब हमारा जो पोर्शन आ रहा है वो आ रहा है क्या? नेक्स्ट क्लास के अंदर ही अब स्टार्ट करेंगे इसको हम. एडिशन, ग्राफिकल एडिशन ऑफ 2 और मोर वेक्टर्स, ग्राफिकल एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 वेक्टर्स. ठीक है. तो इसको अब नेक्स्ट क्लास के अंदर करके ये ग्राफिकल मेथड निमट जाएगा. और उसके बाद हम आ जाएंगे कुछ पर्टिकुलर लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन. तो पहले हम ग्राफिकल एडिशन, सब्ट्रैक्शन देखेंगे और उन्हीं को कन्वर्ट कर देंगे एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट लॉज, जिसको बोला जाता है लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन. सो वी विल बी हैविंग बेसिकली 3 लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन: ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन एंड पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. So we'll be studying them in the upcoming classes. All right. So see you in next class. Till then, bye bye.